गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए समकालीन मैसेजिंग ऐप का क्या नाम है? असिगम, उड़ान, रक्षा या फिर अगामा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए। ठीक है, तो भारतीय सेना ने एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? असिगम है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय सेना ने आर्मी सिक्योर्ड इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये असिगम का फुल फॉर्म है, नाम से एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है जो एक नई पीढ़ी का अत्याधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद से ही जो भारतीय सेना है वो लगातार जो है पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। और ये उसी प्रयास के मद्देनज़र जो कि ये नया एप्लीकेशन विकसित किया गया है जो एक नई पीढ़ी का अत्याधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है? आर्मी सिक्योर्ड इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इस ऐप को सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स के अधिकारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से इन हाउस विकसित किया गया है। और इस एप्लीकेशन की खासियत की बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय बहुस्तरीय सुरक्षा संदेश, प्राथमिक और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों सहित अनेक समकालीन विशेषताएं जो हैं इस एप्लीकेशन में शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैसेजिंग इसके जो माध्यम से होगी बहुस्तरीय, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होगी, प्राथमिकता और ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी आवश्यकताएं होती हैं सेना की उनको पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प सहित अनेक इसमें समकालीन विशेषताएं। ठीक है, इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन देखिए फ्रेंड, पहले जो है 15 साल से एक दूसरा एप्लीकेशन था जो सेवारत था जिसका नाम था अवान। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो एप्लीकेशन जो है पिछले 15 वर्षों से सेवा में रहे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के तौर पर सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पिछले 15 सालों से जो सेवा में था अवान, उसी के स्थान पे जो है असिगमा को तैयार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यही है आर्मी सिक्योर्ड इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन असिगमा। ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा या फिर पांचवा? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यूनिकॉर्न जो है कंपनियों के मामले में जो भारत में जितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उनकी संख्या के आधार पे देखा जाए भारत जो है तीसरे स्थान पे है। और किस रिपोर्ट के अनुसार? तो एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, तो पहले ब्रिटेन था तीसरे स्थान पे, भारत ने उसको प्रतिस्थापित करके तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। किस मामले में? यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। किस रिपोर्ट के अनुसार? जो कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक साल के भीतर यानी कि इस एक साल के दौरान जो है 33 स्टार्टअप्स कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। और वर्तमान में जो 33 स्टार्टअप कंपनियों के यूनिकॉर्न का दर्जा मिलने के बाद देश में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कि पहले और दूसरे स्थान पे कौन से देश थे यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले पे, तो देखिए अमेरिका है। ठीक है, तो इस वर्ष देखा जाए एक साल के दौरान अमेरिका में 254 यूनिकॉर्न जो बढ़े हैं। और इसी के साथ साथ वर्तमान में अमेरिका के 487 यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई हैं जिसके साथ अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और वहीं अगर हम बात करें चीन जो है $1 बिलियन के अधिक मूल्य वाली 74, ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनियों को जोड़ा है इस वर्ष। और इसी के साथ साथ चीन में देखा जाए वहां पे 301 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसी के साथ साथ चीन जो है दूसरे स्थान पे चला गया। तो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे अमेरिका हो गया और दूसरे स्थान पे चीन हो गया। और ध्यान रखिएगा अमेरिका और चीन को मिला करके अगर हम विश्व यूनिकॉर्न की बात करें तो दोनों देशों में दुनिया के 74% जो है यूनिकॉर्न मौजूद है। ठीक है, आप स्टार्टअप जो बिजनेस के बारे में जानते होंगे तो यूनिकॉर्न का देखिए तात्पर्य समझ लीजिए कि यूनिकॉर्न का मतलब है ऐसे स्टार्टअप से जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब हो गया हो। ठीक है, तो यही है यूनिकॉर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पंजाब स्थित ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े गए हैं? 40,
35, 30 या फिर 24। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 24 घड़ियाल छोड़े गए हैं। कहाँ पे, जो पंजाब स्थित जो ब्यास संरक्षण रिजर्व है वहाँ पे 24 घड़ियाल को छोड़ा गया है। ठीक है, ये देख लीजिए घड़ियाल है। यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हाल ही में जो पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियालों को छोड़ा है। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे घड़ियालों को संरक्षण देने के लिए इस तरह के जो है प्रयास पहले भी किए गए हैं। और इस बार देखा जाए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से वहाँ के पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने 24 घड़ियालों को छोड़ा है। कहाँ पे, ब्यास संरक्षण रिजर्व में। प्रदेश की नदियों में विलुप्त हो चुकी घड़ियाल को संरक्षित करने का प्रयास था ये। ठीक है, और इसी के प्रयास के मद्देनजर रखते हुए ये कार्य किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए घड़ियाल के बारे में, तो ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जिसके लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इसकी जो आप फेस देख रहे होंगे। ठीक है, ये काफ़ी लंबा है और यहाँ पे देखा जाए तो और पतले हैं थूथन। ठीक है, जिसको मुंह को कहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देसी लैंग्वेज में ये चीज़ बोली जाती है। तो इसी का है, चूँकि आप एक तरीके से ये मगरमच्छ का ही प्रकार है। और मगरमच्छ के देखिए 3 प्रजातियां हैं भारत में। कौन कौन सी, घड़ियाल है जिसको IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और अगर मगरमच्छ की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए सुबेद्य है। और खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो IUCN की कम चिंतनीय कैटेगरी में जो है श्रेणीबद्ध है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा ऐसा राज्य है और वहाँ का कुछ राज्य का ऐसा जिला है जहाँ पे तीनों मगरमच्छों की जो है प्रजातियाँ उपलब्ध हैं वर्तमान में। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी लास्ट करंट अफेयर में कुछ दिन पहले पढ़ा भी था, काफ़ी चर्चा में था। तो तीनों ही मगरमच्छ की प्रजातियाँ जो हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं। किस राज्य में, उस राज्य के किस जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनॉसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। देखते हैं ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन, द के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। तो प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो स्कूल और विश्वविद्यालयों को डेटा प्रबंधित करने में मदद करने के लिए मुफ्त क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो ग्लोबल जिंदल, ठीक है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने इस अवार्ड को जीता है। और इस अवार्ड को जीतने के लिए जो ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विगत 2 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं सफल डिजिटल परिवर्तन लाने के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अपने प्रभाव छोड़ने के क्षेत्र में, इस कारण से द के द्वारा जो है इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा, एशिया, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है जिसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टार है ये। और विश्वविद्यालय को पिछले 2 वर्ष में अपने परिवर्तनकारी कार्यों के लिए टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के तहत सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये था किसे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, किसके द्वारा, द यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसा आप पिक में भी देख रहे हैं, यहाँ पे झारखंड के प्रधानमंत्री की तस्वीर यहाँ पे हमें दिख रही है। और झारखंड के ही द्वारा देखा जाए तो वहाँ की विधानसभा ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग रोकथाम बिल 2021 यानी कि मॉब हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। और इसका उद्देश्य सीधा सा क्या है, जो
भीड़ की हिंसा को रोकना, यानी कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस मॉब लिंचिंग को रोकना और साथ ही साथ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना लोगों को, यही इस विधेयक का उद्देश्य है। इस विधेयक में अगर बात करें इस बिल में क्या बातें की गई हैं, तो बिल में देखा जाए तो मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को चोट या मौत के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, इस बिल में जो लोग लिंचिंग के जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको दोषी पाए जाने के लिए देखा जाए जुर्माना भी लगेगा, उनकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी और साथ ही साथ उन्हें 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की जेल की सजा का भी प्रावधान जो है इस बिल में किया गया है, जो कि झारखंड विधानसभा के द्वारा पास किया गया है। और इसमें देखा जाए बिल के प्रारूप में देखा जाए मॉब लिंचिंग को भी परिभाषित किया गया है। अब इसमें क्या है मॉब लिंचिंग, कि किसी भीड़ द्वारा धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार व्यवहार, लैंगिक, राजनीतिक संबद्धता, नस्ल या अन्य आधार पर की गई हिंसा या हिंसक घटना जो किसी की हत्या का कारण बन जाए, इस तरह की घटना को मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह को मॉब कहा जाएगा। ये इस बिल में जो है मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस तरह के बिल पास करने वाला जो झारखंड राज्य है वो चौथा राज्य है। इसके पहले देखा जाए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर के भी द्वारा जो है ऐसा कानून पारित किया गया था, ठीक है। तो झारखंड क्या है, चौथा राज्य बन गया है, ठीक है। अगर हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल इन्होंने पास किया है। तो झारखंड जिसकी राजधानी क्या है, रांची है, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश, ठीक है, बेस, ठीक है, रमेश बेस जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की देखा जाए 14 सीटें हैं, ठीक है, 14 सीटें हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की 6 सीटें हैं झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस संगठन ने भारत की पहली GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली विकसित की है? भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्था के द्वारा स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली विकसित की गई है। इसके बारे में देखा जाए तो ये देखा जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी परियोजना के तहत छावनी बोर्ड के नागरिकों के लिए भारत की पहली भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली शुरू किया। किसने किया है फ्रेंड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किनके लिए क्या है, किनके लिए क्या है, जो छावनी बोर्ड के जो नागरिक हैं उनके लिए, जो कि किस योजना के तहत, ई छावनी परियोजना के तहत, ठीक है। और ये भारत की पहली भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली के मॉड्यूल की बात करें किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इस प्रणाली के लिए जो मॉड्यूल को रक्षा सचिव और रक्षा संपदा महानिदेशक दिल्ली के मार्गदर्शन में भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है हमारा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जो है इसने विश्व खाद्य कार्यक्रम ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है, भारत में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ बाजरे को मुख्य धारा में लाने और ज्ञान के आदान प्रदान में भारत का समर्थन करने के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में अवसर का उपयोग करने के लिए एक आशय के व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो साझेदारी की गई है किसके किसके बीच में, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच में। उद्देश्य क्या है, जितने भी जो छोटे किसान हैं उन छोटे किसानों को क्या करना, लचीली आजीविका और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन फ्रेंड जो हो रहा है उन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खाद्य प्रणालियों के बदलने के लिए एक अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना, यही उद्देश्य है इन दोनों लोग के बीच की साझेदारी का, ठीक है।
तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करिए कि भारत सरकार ने किस वर्ष जो है बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। मुझे इस बात का आंसर करिए, कौन सा वर्ष बाजरा वर्ष के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, बाकी अगर हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो ऐसा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसका मुख्यालय देखा जाए नई दिल्ली है। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, हेडक्वार्टर उसका नई दिल्ली है। अगर बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के उपाध्यक्ष नीति आयोग के, तो देखिए राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है फ्रेंड, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो ये था हमारा नीति आयोग से संबंधित। अब बात करते थे वर्ल्ड फूड कार्यक्रम प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना देख लेते कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय देखा जाए इटली के रोम में है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए इस समय वर्तमान में जो कार्यकारी निदेशक है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के, वो हैं डेविड बेस्ली। ठीक है, ये चीज़ भी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ये सब डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही चिलाई कला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर जम्मू कश्मीर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा। चिल्लाई कला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। और ये देख लीजिए काफ़ी कड़के की ठंड होती है कि हर एक चीज़ जो जम जाता है वही है क्या है, चिल्लाई कला, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। तो 40 दिनों की जो सबसे कड़ाके वाली ठंड होती है, जो कठोर सर्दियों की अवधि होती है, जिसे क्या कहा जाता है, चिल्ले या फिर चिलाई। ठीक है, चिल हो जाना, ध्यान रखो, एकदम चिलचिलाती हुई, जो तो कहते हैं चिलचिलाती हुई धूप, उसी तरह चिल जो है, चिल क्या होता है, ठंडा ही होता है एक तरीके से। तो चिल्लाई कला जो है वो शुरू हुई है, कहा जाता है जैसे ये कहाँ पे शुरू हुई, कश्मीर में शुरू हुई है। ठीक है, ये हर साल देखा जाए 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जो है कश्मीर का जो सबसे कठोर सर्दी होता है, उसी की अवधि को क्या कहा जाता है, वही अवधि होती है चिल्लाई कला की। ठीक है, 9 दिनों तक इतनी भयंकर कठोर ठंड वहाँ पे पड़ती है कि सारी चीज़ें जम जाती हैं। आप यहाँ पे तस्वीर भी देख रहे हैं। और इसके बाद देखा जाए चिलाई कला जो कि एक फारसी शब्द है जिसकी बात होती है बड़ी सर्दी। ठीक है, जो बड़ी सर्दी के बाद फ्रेंड छोटी सर्दी आती है, तो वहाँ पे देखा जाए जस्ट इसी के बाद देखेंगे तो 20 दिनों की लंबी चिलाई खुर्द के बाद वहाँ पे चिलाई छोटी जो होती है, यहाँ पे देखा जाए चिलाई कला के बाद 20 दिन की लंबी चिलाई खुर्द, जिसे हम छोटी सर्दी कहते हैं, वो होगी स्टार्ट। जैसे ये 29 तारीख के बाद देखेंगे, दिसंबर के बाद देखेंगे, तो वहाँ पे छोटी सर्दी शुरू होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, चिलाई खुर्द कहा जाएगा, जो कि 30 जनवरी से लेकर के 28 तक रहेगा, 18 दिन, यानी कि 30 जनवरी से लेकर के 18 दिन तक रहेगा। और इसके बाद देखेंगे 10 दिनों तक चलने वाली चिलाई बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड अवधि, जो कि 19 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में रहेगा। ठीक है, यही था आपका चिलाई कला, जो कि कड़ाके की ठंड होती है जो कश्मीर की, उसी को कहा जाता है स्थानीय वहाँ पे जो फारसी भाषा में, जिसके मतलब होता है बड़ी सर्दी। ठीक है, छोटी सर्दी को चिलाई खुर्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा HIV प्राप्त करने के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी गई है? WHO, FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, DCGA या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय? करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग है, उस मानव सेवा विभाग की ये एजेंसी है। कौन सी एजेंसी? फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। उसी के द्वारा इस पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दिया गया है दुनिया की। ठीक है, HIV से संबंधित, तो यहाँ पे देख लीजिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV प्राप्त करने के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दिया। ध्यान रखिएगा, अभी तक ओरल मेडिसिन लिया जाता था, यानी कि टैबलेट के रूप में खाया जाता था। अभी इंजेक्शन वाली दवा को मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की एजेंसी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इस इंजेक्शन का नाम, ये इंजेक्शन वाली दवा है, देखा जाए तो ये कौन सी दवा है? ये है एप्रिड्यूड, एक इंजेक्शन वाली दवा है। और इसका सामान्य नाम क्या होगा फ्रेंड? ये ध्यान रखिएगा, कैबोटोग्रावियर एक्सटेंडेड रिलीज्ड इंजेक्टेबल सस्पेंशन। ठीक है, ये इसका नाम होगा। और यह दवा HIV की रोकथाम के लिए दैनिक गोलियों का विकल्प प्रदान करती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं फ्रेंड
रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार ये जो गोलियां हैं HIV के यौन संचरण को रोकने में 99% क्या है, प्रभावी हैं। ठीक है, एप्रीड्यूट की प्रति खुराक की कीमत देख लीजिए $3,700 होगा। इसके 2022 में अमेरिका में थोक विक्रेताओं और विशेष वितरकों को शिप करने की उम्मीद है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेनली आपको इस मेडिसिन का नाम याद रखना है, किसके द्वारा मंजूरी दी गई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में और लास्ट प्रश्न है हमारा MCQ का कि वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन देन में किस बैंक ने पहला स्थान हासिल किया है? ICICI ने, SBI ने, एक्सिस ने या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखा जाए 2020-21 के लिए डिजिटल लेन देन में पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे देखा जाए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो देश के बड़े बैंकों के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समग्र डिजिटल लेन देन में प्रथम स्थान हासिल करने की घोषणा किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समग्र जो डिजिटल लेन देन है उसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बैंक ने लगातार जो है वो डिजिटल भुगतान जो है वो लगातार बढ़ा है। तो यहाँ पे बैंक ने डिजिटल भुगतान लेन देन के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि दर्ज की और डिजिटल पेमेंट्स उत्सव में बैंक को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला स्थान किसने हासिल किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समग्र डिजिटल लेन देन में। ठीक है, तो ये था हमारे 10 MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला फैक्ट्स है कि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 में कांस्य पदक जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्य पदक भारत ने जीता है। किसको हरा है? पाकिस्तान को हरा है। किसमें? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ है। पुस्तक है जिसका नाम है बैचलर डैड। ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तुषार कपूर, जो अभिनेता तुषार कपूर है उन्हीं की पुस्तक है बैचलर डैड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। किसने जीता? भारत की अनाहता सिंह ने। ठीक है, जीता है। उत्तराखंड राज्य के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 2021 क्षेत्रीय एशियाई प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किया गया? दिव्या हेगड़े को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं बार राष्ट्रीय ब्लेडियर्स खिताब किसने जीता? बताइए। ये जीता है पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योग्यता प्रमाणन से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? हैदराबाद हवाई अड्डा को किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो योग्यता द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। ठीक है, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा चीन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए अमेरिका ने तिब्बती मामलों में अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। ये भारतीय मूल की राजनयिक है जिनका नाम है उजरा जया को। ठीक है, इनको किया गया है। और लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस, यहाँ पे जी एक्स्ट्रा हो गया, तो गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। कब मनाया गया? 25 दिसंबर को मनाया गया। फ्रेंड, ये देखा जाए तो उनकी जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मनाई जाती है। उन्हीं के स्मृति में देखा जाए सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये था हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। देखते हैं आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है। तो सबसे पहला स्पेशल है हमारा कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। कब किया? 25 दिसंबर को किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये योजना फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसके तहत 25 दिसंबर को पहले चरण में जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने
उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स लॉन्च किया है। कितना किया है? 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, राजीव चंद्रशेखर ने। कहाँ कहाँ पे? मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन का समर्थन और विकास करने के लिए उत्प्रेरक पुरस्कार पहल शुरू किया। किसने किया? ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने किया है। ठीक है, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने उत्प्रेरक पुरस्कार पहल शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करना, उनका विकास करना। बेस्ट फिजिशियन ऑफ द उत्तर प्रदेश का अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर गिरीश पांडे को मिला है। और लास्ट है हमारा कि वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा रहा है? सीएमएस गोमती नगर, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा फ्रेंड करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ देखा, 10 हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। और हमने इसी दौरान डिस्कशन के दौरान आपसे कुछ प्रश्न भी किए हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करेगा। बाकी डेली करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक देखा जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से लिंक को क्लिक करिए और आप डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर से संबंधित PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसको डाउनलोड करिए और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।